ये जो पूरा प्रोजेक्ट है कंट्रोल करने का, पूरे मुल्क को, पूरी मुल्क की सियासत को, उसका हिस्सा है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल किया जाए। लिटरेचर के ऊपर हमला हो, हमारी हिस्ट्री के ऊपर हमला हो, वो सब कुछ एक ही एजेंडा का हिस्सा है कि हम, अगर तुम सीरियस बहस करना चाहते हो, मुल्क के मुद्दों के ऊपर बहस करना चाहते हो, इस मुल्क की सालमियत के ऊपर बहस करना चाहते हो, तो हम ये कहेंगे कि इसकी सालमियत के जिम्मेदार गांधी थे जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया, नेहरू थे जिन्होंने कश्मीर का मसला खड़ा कर दिया, चीन के साथ मसला खड़ा कर दिया। अरे तो भाई तुम बस बोरिया बिस्तर लपेटो और घर जाओ, हम नेहरू और गांधी से जवाब हासिल कर लेंगे। कल तक आप बात कर रहे थे कि आंखें दिखाने जाएंगे, जब गए 18 बार तो कौन सी आंखें दिखाई? मेरे ख्याल में इलाज करवा के वापस लौट आए, आंखें दिखाने का ये मतलब था। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम देश के कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं और जो कुछ खबरें, वाकयात हमारे आसपास मुल्क और दूसरे मकामात पर होते हैं, उस पर हम बात करने की कोशिश करते हैं और उस गहराई तक जाने की कोशिश करते हैं जो आमतौर पर आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलता, जिसे आजकल गोदी मीडिया कहा जाता है, और उस मीडिया ने उसको तकरीबन एक्सेप्ट भी कर लिया है। आज हम जिन इश्यूज पर बात करेंगे वो है हाल ही में राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को चीन के सिलसिले में, जो चीन ने जो इनकर्जन किया है अरुणाचल प्रदेश में, उस पर वो बोलना चाहते थे लेकिन उन्हें नहीं बोलने दिया डिप्टी चेयरमैन ने। वो एक बहुत बड़ा वाकया इसलिए है कि पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर खास तौर पर ये कम से कम दो ऐसे लोग होते हैं जो कभी भी बोल सकते हैं, और इस किस्म का इस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने भी इस बात को कहा है। लेकिन बहरहाल ये सूरत हाल है कि पार्लियामेंट के अंदर वो नुमाइंदा जो अपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है उसको नहीं बोलने दिया गया। इधर किरण रिजिजू जी जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने हाल ही में कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को बेल वाले यानी जमानत वाली दरखास्तें नहीं सुननी चाहिए, और पीआईएल, उनकी नजर में जो फालतू की बेकार की पीआईएल है, उन पर भी सुनवाई नहीं करनी चाहिए। तो ये इस किस्म के इश्यूज हैं जिसमें बाकायदा मुल्क में तब्दीली महसूस हो रही है, सिस्टम में तब्दीली महसूस हो रही है। इन अहम इश्यूज पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं, जाने माने वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, उर्दू शायर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता, लेखक गौहर रजा साहब। गौहर रजा साहब से हमारी अब से पहले भी 2-3 बार बात हो चुकी है, और खास तौर पे उन्होंने देश में किस तरह से साइंटिफिक सोच को किल किया जा रहा है उस पर हमारी एक बार तफसील से बात हुई थी और आप लोगों ने काफी पसंद किया था। गौहर रजा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये पार्लियामेंट के अंदर इतना बड़ा वाकया हुआ जिसमें बेचैनी होना बहुत ही नेचुरल है। आप इसको कैसे महसूस कर रहे हैं, इस वाकये को, चूंकि आप इस तब्दीली को बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से पूरे मुल्क को तब्दील किया जा रहा है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? मैं इससे पहले कि आज के वाकयात पर आऊं, ये बात कहना जरूरी समझता हूं कि जब से ये सरकार आई है, इस सरकार ने इस मुल्क में राजनीति यानी सियासत की का जो कल्चर होता है किसी मुल्क के अंदर, जिसमें कुछ बातें अच्छी मानी जाती हैं, कुछ बातें बुरी मानी जाती हैं और कुछ बातें ऐसी मानी जाती हैं जो नहीं की जाएंगी कभी, उस कल्चर को बदल कर दिया है। और उस कल्चर का असर बाकी पार्टीज के ऊपर भी हमें पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बदलाव जो है, ये मैं समझता हूं कि कल्चर अगर बदल जाए तो उसको फिर से पटरी पे लाना, बेहतर करना, संवारना बड़ा मुश्किल काम होता है। और उसी का ही आज एक और नमूना हमें दिखाई दिया, और वो ये नमूना था कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को आप बोलने नहीं देंगे पार्लियामेंट के अंदर।
वो बार बार कहता रहेगा, वो बार बार सब लोगों की बात रखने की कोशिश करता रहेगा, और एक ऐसे मुद्दे के ऊपर जो डेफिनेटली नेशनल मुद्दा है, जो जिसको आप ये नहीं कह सकते कि वो नेशनल मुद्दा नहीं है, किसी भी सूरत से आप ये बात नहीं कह सकते। इसे कौन मानेगा कि भाई अगर सीमाओं के ऊपर मुल्क की कुछ हो रहा है, गड़बड़ हुई है कहीं कोई, तो वो नेशनल मुद्दा नहीं होगा। तो सवाल यह है कि अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी एक नेशनल मुद्दे को नहीं उठा सकता पार्लियामेंट के अंदर, तो ये हमें दिखाता है कि ये कल्चर बदलने की कोशिश है, ये तहजीब बदलने की कोशिश है, ये उसका तमद्दुन बदलने की कोशिश है। और ये कोशिश 2014 के बाद से लगातार जारी है, ये अंदर भी और बाहर। बाहर आपके पास छूट होती है, अंदर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, अंदर आप एक हद से बाहर नहीं जा सकते, धीरे 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 बदलाव ला सकते हैं, जो आज बदलाव हमें देखने को मिले। तो सवाल यह है कि पार्लियामेंट के अंदर हम बहस नहीं होने देंगे, ये एजेंडा है। हम एक नेशनल मुद्दे के ऊपर पार्लियामेंट में बहस नहीं होने देंगे, इसका एक एक्सपेरिमेंट है, और वो एक्सपेरिमेंट बड़े सक्सेसफुली किया जा रहा है। क्योंकि पार्लियामेंट में जब बहस होगी तो सवाल उठेंगे और उन सवालों के आपको जवाब देने पड़ेंगे। जवाब देने से कतराने वाली ये सरकार इस हद तक जा सकती है कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आए, स्टेटमेंट दें और भाग जाएं। मतलब ये कि वो तो वॉकआउट कर सकते हैं जब दिल चाहे, और उसे वॉकआउट नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर ऑपोजिशन वॉकआउट करेगा तो फिर वो पूरी लिस्ट निकाल ली जाएगी कि 100 मिनट बर्बाद हुए, 200 मिनट बर्बाद हुए, उसका कितना पैसा होता है जो बर्बादी जिसकी लगाई गई, वगैरह वगैरह। ये सिग्नल कि हम जवाब नहीं देंगे, आप सवाल नहीं उठा सकते, हमारी बात सुन लीजिए, हम जवाब देंगे ही नहीं, ये सिग्नल प्राइम मिनिस्टर ने आते ही दे दिया। और इस 8 साल में वो इस पर जमे हुए हैं। उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है दुनिया में। मैं किसी भी प्राइम मिनिस्टर को नहीं जानता, किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को नहीं जानता जो प्रेस से बात करने से लगातार कतराता रहे, वो इतना खौफजदा हो और प्रेस से खौफजदा हो तो फिर वो पार्लियामेंट तक भी पहुंचता है मामला। ये खौफ कि हम जवाब नहीं देंगे, ये खौफ ले जाता है यहां तक कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं देते, आप उसको बात नहीं करने देते, उसे बाहर आके बात करनी पड़ती है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज बाहर निकल करके, और ये कोई एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात नहीं है, इसमें सारा ऑपोजिशन शामिल था, उनके साथ खड़ा हुआ था। जो वॉकआउट भी हुआ है आज, वो पूरा का पूरा ऑपोजिशन था। यानी आप किसी और की बात सुनना ही नहीं चाहते, आप ये इससे इनकार करते हैं कि हमारे अलावा कोई बात कहे और हमसे जवाब मांगे। हम सुनेंगे ही नहीं, हम बोलने ही नहीं देंगे, हम बहस होने ही नहीं देंगे। बहस काय पे कर सकते हैं आप? पठान के ऊपर बहस कर लीजिए, वो बाहर हो सकती है। एक फिल्म बना दीजिए कश्मीर फाइल्स के नाम से, सारे हिंदुस्तान में बहस करते फिरिए, और उसमें भी बड़े आराम से आप ये कह सकते हैं कि ये फिल्म हम देखने देंगे लोगों को और ये वाली फिल्म देखने नहीं। आप इसके ऊपर कर सकते हैं कि हलाल का, जो आज ही की खबर है कि हलाल का सर्टिफिकेट क्यों दिया जाए, इस पे आप पूरे में बहस कर सकते हैं। आप इस पे कर सकते हैं कि हिजाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बाहर हो सकती है। पार्लियामेंट के अंदर हमारी शर्तों के ऊपर बहस करो, ये नया कल्चर। पार्लियामेंट के अंदर रूल्स के हिसाब से बहस होती है, रूल्स के हिसाब से अगर बहस होती है तो उसमें एक दूसरे की इज्जत भी शामिल होती है, जो पार्लियामेंट में हमेशा की गई। शुरुआती दौर में ऑपोजिशन के लोगों को न सिर्फ सुना गया जो बहुत कमजोर थे, बल्कि उन्हें मजबूत बनाने की पूरी कोशिश की गई। शुरू के अगर आप 15 साल की प्रोसीडिंग्स उठा करके देखें तो हमें सिर्फ यही नहीं दिखाई देता कि प्रोसीडिंग्स में इज्जत की बात है एक दूसरे के लिए, बल्कि ऑपोजिशन के लोगों को गद्दियां दी गई,
उस वक्त भी कोई खड़े होकर कह सकता था कि इनकी कोई औकात नहीं, हम 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनको क्यों सुने। लेकिन इस डेमोक्रेसी का एक कल्चर पैदा किया गया, वो उस कल्चर को खत्म किया जा रहा है। किसी जमाने में जनसंघ के 2 MPs हुआ करते थे, उनको फिर भी सुना जाता। एक जमाना था जब इन्हीं के सरगना राज पार्टी, उसी को पैदा करने वाले, उनको मिनिस्टर की गद्दी दी गई थी, ना देते गद्दी। पर जब माफिया की तरह से मामला बन जाता है, तब फिर वो बर्दाश्त नहीं करता, वो किसी भी डेमोक्रेटिक चीज को बर्दाश्त नहीं करता। और आज ये हमला भी डेमोक्रेसी के ऊपर एक और हमला है। जी, आपने डेमोक्रेसी की बात कही, बहुत ही अहम असल उस नुक्ते पे बात आपने पहुंचाई है। अब डेमोक्रेसी के दौरान, डेमोक्रेसी के सिस्टम में रहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना, प्रेस के लोगों को सवाल करने की इजाजत ना देना, अपोजिशन के लीडर्स को ना बोलने देना, तो फिर डेमोक्रेसी अगर अगर उसका कोई लेवल हो, कोई ग्रेडिंग हो, तो वो फिर कहां रह जाती है। अगर अपोजिशन को भी ना बोलने दिया जाए, जो बाकायदा अपोजिशन लीडर है, नंबर 2 का लीडर जिसे कहा जा सकता है प्राइम मिनिस्टर के बाद, और प्रेस से भी सवाल ना करने दिया जाए। हमने देखा रवीश कुमार का क्या हाल हुआ है। रवीश कुमार का हमने इंटरव्यू देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो आदमी मजबूती से तो बोल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो एक तकलीफ से गुजर रहा है। तो वो एक डेमोक्रेसी में रहते हुए डेमोक्रेसी को बाकी रखने वालों में भी कहीं ना कहीं हिम्मत जरा कमजोर होती हुई जब नजर आती है, तो वो कुछ ज्यादा खतरनाक सिग्नल होता है। बहरहाल हर आदमी इंडिविजुअल है, कोई पहाड़ तो नहीं है कि वो टूटेगा ही नहीं कभी। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? मैं इस तरह से देखता हूं कि हमारा मुल्क हो या कोई और मुल्क हो, हमारे मुल्क तो बहुत बड़ा मुल्क है। छोटे छोटे मुल्कों में भी जहां डेमोक्रेसी के ऊपर, वो चाहे कलेक्टिव फ्रीडम पे या इंडिविजुअल फ्रीडम पे हमला हुआ है, लोग उठते रहे। हमने पूरा फ्रीडम मूवमेंट देखा है, जहां डेमोक्रेसी थी ही नहीं, तब भी लोग उठते रहे थे और उन्होंने कुर्बानियां दी थी। तो मैं नहीं समझता कि लोग डर जाएंगे। कुछ लोग जरूर डर जाएंगे, आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन हिम्मत रखने वालों की भी कोई कमी नहीं हुई। वो पाकिस्तान में नहीं हुई, जहां जनरल जिया का दौर भी देखने को मिला, वो हमारे दौर में भी नहीं हो सकती। और इस मुल्क में तो बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुल्क है। किसी न किसी कोने से हर वक्त लोग जो हिम्मत करेंगे वो उठते रहेंगे। सवाल दूसरा है, जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस, हम बार बार डेमोक्रेसी की बात ही क्यों करते हैं? हम कहें डेमोक्रेसी भाड़ में जाए, छोड़ो, किस लिए पीछे पड़े हो डेमोक्रेसी के? डेमोक्रेसी होकर के भी क्या होगा? बात यह है कि डेमोक्रेसी में अवाम की आवाज सुनी जानी चाहिए। यह है बेसिक डेफिनेशन, जहां तक मैं समझता हूं डेमोक्रेसी की। अगर अवाम की आवाज शामिल नहीं हो रही और हम वाद विवाद, बहस मुबाहिसा, बातचीत, एक दूसरे की बात समझने की कोशिश करके नतीजों पर नहीं पहुंच रहे, तो फिर उसे डेमोक्रेसी नहीं कहते। अगर ऐसा है कि जो स्ट्रक्चर्स खड़े किए गए, जिनको हम डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर कहते हैं, जिनमें सबसे ऊपर पार्लियामेंट का दर्जा है, तो उस पार्लियामेंट के अगर अंदर आप बहस मुबाहिसा नहीं करके देश को चला रहे, आप एक आयरन हैंड से देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ एक आदमी की आवाज होगी, बाकी सबकी आवाज को दबा दिया जाएगा, तब जनता सड़कों पे उतरने लगती है। यह हमें और मुल्कों में दिखाई दिया है और हमें इससे सबक लेना चाहिए कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को मजबूत करना मुल्क के लिए, अवाम के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी अच्छा होता है। वरना हम देख चुके हैं, अभी हाल ही में सबसे पहले, सबसे करीब जो हमारे देश श्रीलंका में क्या हुआ, वहां स्ट्रक्चर्स खत्म हो गए, जनता को इस हद तक उठना पड़ा कि वो प्रेसिडेंट्स हाउस के अंदर घुस गई। हम ये देख चुके हैं कि जहां डाइवर्सिटी ज्यादा थी, उन जगहों के ऊपर मारकाट कितनी हुई, मुल्क के मुल्क तबाह हो गए। जहां डेमोक्रेसी नहीं होगी,
जहां आवाज नहीं सुनी जाएगी, जहां वाद विवाद नहीं होगा, बहस मुबाहिसा नहीं होगा, एक दूसरे की इज्जत नहीं होगी, उस समाज के अंदर अवाम जब उठते हैं तो फिर वो रौंद डालते अच्छा, अभी जो एक सिलसिला चल रहा है पिछले कई महीने से, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में एक कोलिजियम का मामला आया। उसमें मुसलसल दोनों तरफ से बात कही जाती रही, सुप्रीम कोर्ट से भी और लॉ मिनिस्टर की तरफ से भी, हत्ता के वाइस प्रेसिडेंट भी उसमें कूद पड़े, उन्होंने भी कॉलेजियम के खिलाफ ही बयान दिया। इस बीच में एक जिसे कहते हैं एक और मरहला आगे बढ़ा। उसमें अब किरण रिजिजू जो लॉ मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इतने ज्यादा मुकदमों से घिरी हुई है, दबी हुई है, उन्हें वो जमानत वाली दरखास्तें नहीं सुननी चाहिए। और पीआईएल जो आमतौर पर शायद वो सरकार मुखालिफ पीआईएल जो होती है उन्हें महसूस होती होंगी, उनको वो कह रहे थे। तो क्या अदालत जी, मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि ये सवाल है कल्चर चेंज करने का। राजनीति और सियासत का कल्चर बदलने की कोशिश की जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट का मामला भी वो उसी का हिस्सा है। सवाल ये नहीं है कि कॉलेजियम हो या ना हो, सवाल ये भी नहीं है कि दूसरा कोई तरीका क्या होना चाहिए, उस पर बहस हो सकती है। मुल्क ये डिसाइड कर सकता है, पार्लियामेंट भी डिसाइड कर सकती है, और वो भी डिसाइड कर सकते हैं मिलकर के। हमारी अदालतें डिसाइड कर सकती हैं कि कौन सा बेहतर तरीका होगा। कल को एक बेहतर तरीका होना चाहिए, उसमें कोई परेशानी की बात। सवाल ये है कि आप किस तरह से उन चीजों को रख रहे हैं, किस वजह से रख रहे हैं, किस वक्त रख रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमें ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक जज खड़ा हो जाता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हमको असम में दिखाई दिया, जिग्नेश के सवाल के ऊपर एक बहुत ही सख्त किस्म का बयान जज का आया। वो देखने वाला एक ऑर्डर था जो जज ने निकाला है, जिसमें बहुत सारी बातें कही। कहीं ना कहीं कोई खड़ा हो जाता है इस स्ट्रक्चर के अंदर जो कहता है कि मुझे ये मंजूर नहीं, आप मुझे राज्यसभा की सीट का लालच दे करके कुछ भी नहीं बिकवा सकते, मेरा कलम बिका हुआ है। इस वक्त हमें यह दिखाई दे रहा है कि ऑपोजिशन के लोग खरीदे जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं, बेशर्मी के साथ सरकारें गिराई जा रही। तो ऐसे जब ताकतें सत्ता में होती, ऐसी ताकतें जब उनके पास होता है, पूरी पावर होती है और वो पावर में आ जाती, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट को क्या, किसी भी कोर्ट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सवाल इस बात का है, सवाल कॉलेजियम का नहीं। अब मैंने जब ये बात ट्विटर पे लिखी थी तो बहुत सारे भक्तों के उसमें गाली गलौच आई, और उसमें एक साहब का ये कहना था कि तुझे मालूम है, बहुत भद्दी जबान, गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं, आप जानते हैं भक्त किस जी तरह जी की जी, जबान बिल्कुल। इस्तेमाल करते हैं, आपके पास तो और भी ज्यादा आता होगा, जी जी जी। मसाला उस तरह का। हाँ। तो बहुत भद्दी जबान में उन्होंने कहा कि ये बता कि कहीं दुनिया में और है कॉलेजियम क्या। हम्म। अब सोचिए कि यही भक्त कल तक लिख रहे थे कि विश्व गुरु होने जा रहे हैं। जी। तो भाई अगर दुनिया में नहीं है तो तुम गुरु हो गए फिर तो। हम्म। एक नया सिस्टम तुमने दुनिया को दिया, तो इसको तो सेलिब्रेट करना चाहिए था तुम्हें, बजाय पर भक्तों से ये बातचीत हो नहीं सकती। हम्म। पर जिनका मैं अक्सर कहा करता हूं कि इर्तिका जिसे कहते हैं हम उर्दू जबान में, जी जी जी। उसकी किसी बहुत निचली सीढ़ी पे ये भक्त रुक गए थे, हम्म। इनका इर्तिका हो ही नहीं पाया है, हम्म। और जहनी इर्तिका तो बिल्कुल नहीं। हम्म। तो एक तरफ आप कह रहे हैं आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ये बात कह रहे हैं कि क्योंकि और जगह नहीं है इसलिए यहां नहीं होना चाहिए। क्या लॉजिक है, किस तरह की बात की जा रही है। सवाल ये है कि तूने नहीं तो तेरी माँ ने पानी गंदा किया, वो पुरानी ये कहानी है। तो जी जी जी। लगातार ये कोशिश है कि अब सुप्रीम कोर्ट हो या कोई और कोर्ट हो, और यहां कम से कम जो लॉ मिनिस्टर ने, उन्होंने वो सीमा पार कर ली है जो सीमा उन्हें पार नहीं करनी चाहिए।
ये कहना सुप्रीम कोर्ट को कि किस तरह के चीजों को लेना चाहिए और किस तरह की चीजों को नहीं लेना चाहिए, इसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं। कि कोई मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, ये बताए जजेस के को कि कौन से मुकदमों को एडमिट करो और कौन से खुद मुकदमों को एडमिट नहीं करो, ये एक भयानक चीज है जो हमारे सामने कभी 70 साल में तो आई नहीं आवा। जी, ये तकरीबन वो जो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने शिकायत की थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उसमें रोस्टर की बात खास तौर पर कही गई थी, मुझे याद है। यानी कौन सा मुकदमा किस जज के पास जाए, ये फैसला उस फैसले में कुछ गड़बड़ हो रही थी जिसकी वो शिकायत लेकर के आए थे। और अब यहां तक पहुंच गए उसके बाद मरहला दर मरहला कि अब सीधे सीधे लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं कि आप इस किस्म के मुकदमे मत सुनो। बहरहाल ये एक बहुत ही तकलीफदेह सूरत हाल है। आप फिल्म मेकर के तौर पर ये जो बहस शुरू हुई है, हालांकि शुरू में हल्का सा आपने जिक्र किया, पठान फिल्म पे जो बहस शुरू हुई, एक फिल्म मेकर के तौर पर, प्रोफेशनल आदमी, प्रोफेशनल इंसान के तौर पर आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? अब क्या कुछ है और कहां तक जाना है? ये सवाल बड़ा तकलीफदेह है और मैं इस पे बहस बिल्कुल नहीं करना चाहता था। आप पूछ रहे हैं और इसीलिए मैं इसके बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहता था, क्योंकि ये इतनी घटिया बहस है और इसमें बहुत सारे ऐसे दोस्त कूद पड़े इस बहस के अंदर जिनकी मैं इज्जत भी करता हूं। मेरा ख्याल ये है कि ये बहस इतनी ज्यादा घटिया है कि वो नए घटियापन के नए पैमाने अब हमें तलाश करने पड़ेंगे कि इसको कैसे हम नापें कि कितनी घटिया बहस है। बहरहाल मेरी पोजीशन फिल्मों के मामले में ये रही है कि फिल्में बनाना, किताब लिखना, शायरी करना, गाना लिखना, गाना बनाना, गाना गाना, ये सारी आजादी होनी चाहिए क्रिएटिव लोगों। मैं पूरी तरह से उस आजादी का हामिल हूं। अगर किसी ने बुरी बनाई है, और जिसका हक है, बुरी फिल्म बनाने का हक है, बुरी किताब लिखने का भी हक है, बुरी कविता का भी हक है। अगर बुरी कविता लिखी है, आप मत सुनिए। वो सवाल ये है कि हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों तरफ के फंडामेंटलिस्ट हर एक चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं और वक्त के हिसाब से बदल जाते हैं। अब मुझे नहीं मालूम, इसमें कुछ मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट भी कूद पड़े हैं जो ये कह रहे हैं कि पठान फिल्म है, मुझे कोई लेना देना नहीं है इस फिल्म के साथ। मैं इसको कोई डिफेंड नहीं करना चाहता, मैं इसको बुरा भी नहीं समझता, अच्छा भी नहीं समझता, मैंने देखी नहीं। बहरहाल ज्यादातर जो बॉलीवुड में फिल्में हैं वो मैं नहीं देखता, मुझे पसंद नहीं, लेकिन वहां बनाने का हक है लोगों को। अब जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट कूदे हैं कि भाई हमारी भी भावनाएं आहत हुई, उनकी भी, तो क्या अब हिंदू फंडामेंटलिस्ट जाके ये कॉल देंगे कि चलो अब इनकी भावना आहत हो गई, अब हम चल रहे हैं देखने के लिए फिल्म? क्या ऐसी कोई कॉल आएगी? ये कितना घटियापन है। इस मुल्क के बेहतरीन साइंसदान ने इस दुनिया को यह बताया कि हमको रंग क्यों नजर आते हैं। सर सीवी रमन की बात कर रहा हूं, और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। पहली बार ये एक्सप्लेनेशन, पूरी तरह से साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया गया कि हमें रंग क्यों नजर आते हैं। रंग किसने बनाए भाई? रंग इस नेचर ने बनाए, इस प्रकृति ने बनाए। रंगों ने मजहब सिलेक्ट नहीं किए, मजहबों ने रंग सिलेक्ट किए, मजहबों ने रंग चुने, वरना इस नेचर ने तो सारे रंग सबके लिए बनाए। आपका कोई कब्जा हो ही नहीं सकता किसी के ऊपर, ना हरे रंग के ऊपर हो सकता है और ना। एक साहब ने बहुत अच्छी सी चीज लिख दी, मुझे बहुत देर तक मैं हंसता रहा उसको देख करके, कि भाई पुदीना खाना बंद कर दोगे क्या क्योंकि उसका रंग हरा है, और गाजर खाना इसलिए बंद कर दोगे कि उसका रंग गेरुआ है। तो क्या पागलपन है, क्या बेवकूफी है। ये बहस इतनी लो लेवल की बहस है कि इसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता बिल्कुल। जी जी, वो जानवरों तक के मजहब बना दिए, किस किस तरह से, कैसे कैसे। तो बहरहाल आज एक बात जो आपने खास तौर पर कही है, वो तकरीबन वो आपकी उस वाली बात से कनेक्ट कर रही है
जिसमें आपने कहा कि अंध भक्तों की अकल की तरक्की नहीं हुई, इर्तिका आमतौर पर जो हिंदी वाले हैं उनको शायद उतना ना समझ आए, डेवलप नहीं हुई। और उसमें फिर बात वहीं आती है, जुड़ती है कि साइंटिफिक सोच को इतना किल किया जा रहा है मुसलसल, जिसके नतीजे में अकल आगे काम करना तकरीबन बंद कर दिया कुछ लोगों का। तो ये एक नतीजा है उसका कि जिस तरह से वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात कह दी थी प्लास्टिक सर्जरी की, एक साहब ने इंटरनेट के बारे में कुछ कह दिया था, कुछ और भी कह दिया था। तो आखिर नतीजा, आप नतीजे के तौर पर क्या यही कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे एक मैं यही साइंसदान के कहना तौर पर? चाहूंगा कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है कंट्रोल करने का, पूरे मुल्क को, पूरी मुल्क की सियासत को, उसका हिस्सा है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल किया जाए। लेकिन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को तब तक कंट्रोल नहीं किया जा सकता जब तक साइंटिफिक टेम्पर को खत्म ना किया जाए, साइंटिफिक सोच को खत्म ना किया जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देश में खत्म ना किया जाए। तो उसके ऊपर हमला हो, लिटरेचर के ऊपर हमला हो, हमारी हिस्ट्री के ऊपर हमला हो, वो सब कुछ एक ही एजेंडा का हिस्सा है। हमारे एजुकेशन पे, करिकुलम के ऊपर जिस तरह का हमला है वो हो, या पठान फिल्म के ऊपर जो डिस्कशन है उसमें बहस और मुबाहिसे के स्तर को इतना गिरा देना कि फिर आप सोच ही ना पाए और आप परेशान हो जाएं कि भाई इस डिबेट में कैसे घुस सकता है कोई शरीफ आदमी, कोई भी अकल रखने वाला इस डिबेट में तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता। वही हमको आज पार्लियामेंट के अंदर दिखाई दिया कि हम, अगर तुम सीरियस बहस करना चाहते हो, मुल्क के मुद्दों के ऊपर बहस करना चाहते हो, इस मुल्क की सालमियत के ऊपर बहस करना चाहते हो, तो हम ये कहेंगे कि इसकी सालमियत के जिम्मेदार गांधी थे जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया, नेहरू थे जिन्होंने कश्मीर का मसला खड़ा कर दिया, चीन के साथ मसला खड़ा कर दिया। अरे तो भाई तुम बस बोरिया बिस्तरा लपेटो और घर जाओ, हम नेहरू और गांधी से जवाब हासिल कर लेंगे। वो कहीं ज्यादा डेमोक्रेटिक लोग थे, उनकी बातों में जवाब शामिल है। तो ये जो जवाब शामिल है की बात आपने कही, आप अब से पहले जो जो कह चुके हैं कि ऐसे हालात हुए हैं और ऐसे हालात, दुनिया की तारीख आपने देखी है कि लोग सड़कों पर उतर आते हैं। अभी जहां तक हम पहुंचे हैं, अभी जो इलेक्शन रिजल्ट आए हैं, उसके बाद आने वाले वक्त में आपको किस तरह की उम्मीद है? क्या कुछ है रिवर्सल के इम्कान, क्या कुछ है, किस तरह से? यानी उस, जैसा कि आपने नेहरू और गांधी की बात कही कि हम उससे उनसे हल ले लेंगे, आपको आगे क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करती, जो जो उन्हें करनी चाहिए, या जो उनका दायित्व है, जो उनके लिए जरूरी है करना, तो फिर अवाम में से उठेंगे। हम देख चुके हैं सीए मूवमेंट को, हम किसानों के मूवमेंट को देख चुके हैं, हम 2 बार उन मूवमेंट्स को देख चुके हैं जो नौजवानों ने उठाया था। एक रेलवे वाले मसले के ऊपर था और दूसरा ये अग्निवीर के मसले के ऊपर था। मजदूर उठेगा। मुझे फिर अवाम से उम्मीद कहीं ज्यादा है बनिस्बत इसके कि मैं पॉलिटिकल पार्टीज से करूं, क्योंकि ये जो पूरा मीडिया के द्वारा एडवर्टाइजिंग चलाई जा रही है और इस एडवर्टाइजिंग के बलबूते के ऊपर सरकार चलाने की कोशिश है, अपनी सारी खराबियां छुपाने की कोशिश है, वो सारा का सारा मामला मुझे लगता है कि अब उससे थक चुकी है। वो जो मोह था, जो चमकीलापन था, वो खत्म हो चुका है। और ये बात बिल्कुल सामने है हमारे कि भाई कल तक आप बात कर रहे थे कि आंखें दिखाने जाएंगे, जब गए 18 बार तो कौन सी आंखें दिखाई? मेरे ख्याल में इलाज करवा के वापस लौट आए। आंखें दिखाने का ये मतलब था शायद कि इलाज करवाने जाऊंगा मैं, उसके आगे तो था नहीं। वो लाल आंखें थी किसी वजह से, 18 बार तो दिखा चुका। अब शायद वो इलाज ऐसा हो गया कि उनकी नजर से देखने लगे कि चीन पर यहां भी बहस नहीं होने दे रहे। ये बहरहाल एक
शायद उसका असर हो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गौहर रजा साहब, आपने वक्त दिया। और आप बहरहाल इस उम्मीद के साथ के पॉलिटिकल पार्टियां अगर जिम्मेदारी नहीं निभाती तो आवाम से ही उम्मीद है, और अब तक कई ऐसे आंदोलन हो चुके इसी सरकार के दौरान जिससे उम्मीद बरकरार है और देश वापस फिर अपने असल हालत में आएगा। इस उम्मीद के साथ आपसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।